हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग फिर से लेके आ चुके हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में यहाँ पे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सभी प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते ना दोस्तों, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2023 के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में कोई भी क्वेश्चन याद नहीं है ना, तो ये सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये मेरा गारंटी है कि काफी सारे प्रश्न जो ना दोस्तों इसी क्लास से आने वाला है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो ना दोस्तों आपका यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे वायरल प्रश्न यहाँ पे हम लोग बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है। क्लास को आप जो ना दोस्तों बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे जब भी कोई क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं ना, सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को जो ना दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, वही आपको बताना है। ठीक है, ऐसे में तो ऑस्ट्रिया जो ना दोस्तों ये नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक हो। ठीक है, एकीकरण मतलब एक होना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो यहां पे लिखना पड़ेगा दोस्तों उत्तर में कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की बहुत बड़ा बाधक है। ठीक है, बहुत बड़ा बाधक था। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, 1830 ईस्वी के बाद क्रांति मतलब 1830 के क्रांति के बाद इटली में जो ना दोस्तों आंदोलन होना क्या हो गया था, प्रारंभ यानी कि शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया। इसी प्रकार जर्मनी में भी मैटरनिक द्वारा ऑस्ट्रिया मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा रहा था। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे उत्तर है, संक्षेप में है। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया। ठीक है, इस प्रकार जर्मनी में भी मैटरनिक द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा रहा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो ना दोस्तों आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दोस्तों ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड इस प्रश्न को भी जो ना दोस्तों आप अच्छी तरीके से बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% गारंटी है कि प्रश्न पूछे जाएंगे, 110% गारंटी है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि गैरिबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पे गैरिबाल्डी के कार्यों का क्या करना दोस्तों, चर्चा करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका चर्चा करते हैं। तो देख सकते हैं इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का कैसा योगदान था दोस्तों, महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये पेशे से एक नाविक था। ठीक है, यानी कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, नाविक था। और इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था, और ये पेशे से नाविक था, यानी कि इसका पेशा क्या था दोस्तों, गैरिबाल्डी का नाविक था। उन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना लाल कुर्ती बनाया था। ठीक है, मतलब गैरिबाल्डी ने किसका गठन किया था, लाल कुर्ती का गठन किया था। ठीक है, यानी कि लाल कुर्ती बनाया था। इन सैनिकों को लेकर इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीत कर वहां गणराज्य की स्थापना किया। तो देख सकते हैं दोस्तों इन सैनिकों को लेकर इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना किया। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजरने लगे। ठीक है, तो देख सकते हैं इटली गैरिबाल्डी के कार्यों का यहाँ पे चर्चा
कर चुके हैं। तो यहाँ पे संक्षेप में लिखा हुआ जो कि आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे आते हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखना है कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। यह पेशे से नाविक था, यानी कि इसका पेशा क्या था दोस्तों, नाविक था। उन्होंने युवकों की, यहाँ पे देखिएगा, उन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना लाल कुर्ती बनाया था। इन सैनिकों को लेकर इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य की स्थापना किया। बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर साधारण किसान की भांति जीवन गुजरने लगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दोस्तों ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो आप जो ना दोस्तों इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहां पे आपको बताना है कि इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान था, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान था वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, उत्तर में कुछ इस प्रकार लिखते हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि इटली के एकीकरण में मेजिनी के योगदान, लिख के डैश मार देना है। तो देखिएगा दोस्तों, इनका उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा इटली का एकीकरण करना था। तो देख सकते हैं इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान था। तो इनका उद्देश्य जो ना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा इटली का एकीकरण करना था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे कार्बोनरी संगठन की क्या की दोस्तों, ग्रहण की। उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने यंग इटली तथा यंग यूरोप की भी स्थापना किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इटली के एकीकरण में मेजिनी की क्या भूमिका थी उसको लिख लेते हैं, क्या योगदान थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इटली के एकीकरण में मेजिनी की योगदान क्या है दोस्तों, इनका उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा इटली का एकीकरण करना था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर इन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने यंग इटली तथा यंग यूरोप की स्थापना किया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो ना दोस्तों आपके लिए धमाकेदार क्लास होती रहती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इसको भी जो ना दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए वायरल प्रश्न है ये सभी, एक भी क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे आपके एग्जाम में सामाजिक विज्ञान से लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न छूट सकता है। ऐसे में तो हम यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के काफी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम पढ़ा चुके, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे बाकी था, इसीलिए यहाँ पे हम आपके सामने सभी सब्जेक्ट का प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले यहाँ पे हम सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को यहाँ पे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक आएगी, देखिएगा कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सहकारिता का अर्थ क्या होता है, एक साथ मिलजुल कर काम करना। सहकारिता का अर्थ क्या होता है, एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, उसी को हम लोग सहकारिता कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसके नीचे आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना पड़ेगा कि सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था या संगठन को कहते हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते यानी कि काम करते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति सोच से मिलजुल कर समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के लिए व्यापार यानी कि काम करता है। तो यहाँ पे सहकारिता का अर्थ सीधा सीधा क्या होता है दोस्तों, मिलजुल कर कार्य करना एक साथ। और सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था या संगठन को कहते हैं जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति सोच से मिलजुल कर समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के लिए व्यापार यानी कि काम करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 5वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वित्तीय संस्था किसको कहेंगे, उससे आप क्या समझते हैं वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि वित्तीय संस्थान देश अथवा राज्य की ऐसी संस्था है जो आर्थिक विकास के लिए लोगों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है।
तो यहाँ पे वित्तीय संस्था देश या राज्य की एक ऐसी संस्था होता है जो आर्थिक विकास के लिए लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को क्या करता है दोस्तों, पूरा करता है, यानी कि पूर्ति करता है। ऐसी संस्था राज्य संपोषित होती है और देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ऐसी संस्था राज्य मतलब संपोषित होती है कि देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड का कार्य करती है। उसके नीचे यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि वित्तीय संस्थाओं के द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार जैसे आर्थिक कार्यों के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, और यहाँ पे अल्पकालीन, मध्यकालीन और ये दीर्घकालीन ऋण हमें कौन प्रदान करती है दोस्तों, वित्तीय संस्था प्रदान करती है। ठीक है, तो देख सकते हैं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो कृषि होती है दोस्तों, उद्योग होते, व्यापार होते हैं जैसे आर्थिक कार्यों के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों की सुविधा प्रदान करती है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को जो ना दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ते हुए जाना है और यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए जाना है। और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का फटाफट से यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको रिविजन करने में इजी हो, सरल, या फिर वीडियो को भी आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दोस्तों ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, तो इसको भी जो ना दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हो ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर में लिखते हैं, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ना दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों खास करके महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होती है। ठीक है, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में, कौन सा एरिया में होती है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, रूरल एरिया जिसको कहते हैं। 15 से 20 व्यक्तियों का खास करके महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होती है जो अपनी बचत और बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते। ठीक है, और आर्थिक गतिविधियों को चलाकर अपना तथा अपने गांव का विकास करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं ना, ये ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों का खास करके महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर के अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करता है और आर्थिक गतिविधियों को चलाकर अपना तथा अपने गांव का विकास करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसानों को साग अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, जो किसान होते हैं दोस्तों इसको साग अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है वही आपको बताना है। बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, 110% पूछे जाएंगे, 100% नहीं 110%। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि किसानों को रासायनिक खाद, बीज, सिंचाई की व्यवस्था, कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग आदि के लिए साग अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। जो किसान होते हैं दोस्तों आपका केमिकल जो फर्टिलाइजेशन होते हैं, फर्टिलाइज क्या होते हैं दोस्तों आपका उर्वरक जिसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो केमिकल होते हैं और यहाँ पे जो बीज होते हैं दोस्तों, सिंचाई की व्यवस्था, कीटनाशक जो दवाई होते हैं, इसका प्रयोग आदि के लिए साग अथवा ऋण की आवश्यकता होती है किसानों को। इसके अतिरिक्त बाढ़ अथवा सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत के लिए साग अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त बाढ़ कभी कभार आ जाती है या फिर यहाँ पे सूखा पड़ जाती है, तो इसके लिए जो जितने भी प्राकृतिक आपदा होती है इसके राहत के लिए उन लोग क्या करते हैं दोस्तों, साग अथवा ऋण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसे किसान वित्तीय संस्था से प्राप्त करते हैं। ये लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं दोस्तों, वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, संस्थानों से प्राप्त करते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा जो किसान लोग होते हैं इसको साग अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो किसानों को रासायनिक खाद, बीज, सिंचाई की व्यवस्था, कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग आदि के लिए साग अथवा ऋण की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ अथवा सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत के लिए साग अथवा ऋण की आवश्यकता होती है। इसे किसान कहाँ से प्राप्त करते, वित्तीय संस्थान से प्राप्त करते। ठीक है, उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिकता क्या होती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सांप्रदायिकता क्या होता है वो आपको बताना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 110% पूछे जाएंगे। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे उत्तर में लिखना पड़ेगा, जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा या अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं। ठीक है, मतलब जब समाज में एक धर्म के लोग या फिर दूसरे धर्म के लोग छोटा या अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर पूरी दूरी बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो समाज में धार्मिक आधार पर क्या बढ़ने लगते हैं दोस्तों, दूरी बढ़ने लगते हैं। इसी अवधारणा को सांप्रदायिकता कहते हैं। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो सांप्रदायिकता होते हैं ना दोस्तों, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए क्या हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। तो सांप्रदायिकता क्या होते हैं दोस्तों, जब समाज में एक धर्म के लोग या फिर दूसरे धर्म को क्या करने लगते हैं, छोटा या फिर अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं तो समाज में आर्थिक धार्मिक आधार पर दूरी बढ़ने लगते हैं। इसी अवधारणा को सांप्रदायिकता कहा जाता है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए क्या होते हैं दोस्तों, खतरनाक होते हैं। उम्मीद करते भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड इस प्रश्न को भी जो है ना दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ग्राम सभा यहाँ पे आपको लिख के डैश मार देना है। तो यहाँ पे देखिएगा, ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुषों जो 18 वर्ष से अधिक जिसका उम्र हो ग्राम सभा के सदस्य होते। ठीक है, ग्राम सभा के सदस्य क्या कौन होते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत जो क्षेत्र होते हैं उसमें जितने भी रहने वाले वयस्क स्त्री होते या फिर आपका पुरुष होते हैं जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा के वो सदस्य होते हैं। ग्राम सभा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक मतलब वर्ष भर में कम से कम 4 बार होती है। ठीक है, ग्राम सभा में बैठक जो होती है दोस्तों वर्ष भर में कितनी बार होती है, 4 बार होती है। मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाता है। ठीक है, मुखिया जो होते हैं ना दोस्तों ग्राम सभा की क्या बैठाता है, बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता भी करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट नंबर प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण और 2 दोष को लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण को लिखना है दोस्तों और यहाँ पे क्या लिखना है, 2 दोष को भी लिखना है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण। लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण क्या है दोस्तों, निम्नलिखित है। तो सबसे पहला गुण क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यह सरकार लोगों के द्वारा चुनी होती है। ये सरकार जो होती है ना दोस्तों किसके द्वारा चुनी होती है, तो लोगों के द्वारा चुनी होती है। चुनाव में जो जीतता है, ठीक है, चुनाव में जो जीतता है वही अपना सरकार बनती है, अपनी सरकार बनाती है। ठीक है, चुनाव में जो जीतती है दोस्तों वही अपनी क्या करती है, सरकार बनाती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो कि महत्वपूर्ण गुण है, यहाँ पे देखिएगा क्या महत्वपूर्ण गुण है, ये सरकार जनता की होती है। ये सरकार किसकी होती है दोस्तों, जनता की ही होती है और जनता के कल्याण के लिए ही कार्य करती है। ठीक है, और यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के 2 दोष भी निम्नलिखित है। जब यहाँ पे गुण है तो इसके दोष भी निम्नलिखित है। क्या क्या देखते हैं दोस्तों, इसका दोष क्या क्या है। तो सबसे पहला दोष को देखिएगा ध्यानपूर्वक, यह सरकार में फैसले लेने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, यह सरकार में फैसले लेने में क्या लग जाता है दोस्तों, बहुत ही काफी समय लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दोष को देखिएगा, भ्रष्टाचार पर काबू पाने में ये सरकार असफल साबित हुए हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार में काबू पाने के लिए ये सरकार क्या हुए दोस्तों, असफल साबित हुए। तो लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण और यहाँ पे 2 विशेषता को हम बता चुके हैं। तो देख सकते हैं लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण क्या क्या हो सकती है, यह सरकार लोगों के द्वारा चुनी होती है, चुनाव में जो जीतता है वही अपना सरकार बनाती है। ठीक है, बनती है। ये सरकार जनता की ही होती है, जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार के 2 दोष क्या है दोस्तों, निम्नलिखित है। तो देखिएगा सबसे पहला दोष, ये सरकार में फैसले लेने में बहुत कम समय लगता है, मतलब बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है, बहुत समय लग जाता है। और यहाँ पे भ्रष्टाचार काबू पाने के लिए सरकार असफल साबित हुए हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं यहाँ पे 10 जो है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो फटाफट से सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए दोस्तों और
और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। या फिर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिंपली आप सबसे पहले आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो जो है दोस्तों सबसे पहले हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसके बाद आपको दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको वेबसाइट मिलेगा, उसमें जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो विद्यार्थी वेबसाइट में जाकर टेस्ट वगैरह नहीं देते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अभी ये टेस्ट ऐसा चलता है दोस्तों जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों रिवीजन में ही डिवीजन होता है, तो इसके लिए डेली आप हमारे वेबसाइट में जाकर टेस्ट वगैरह देते रहिए। तो जिस भी विद्यार्थियों को टेस्ट देने नहीं आता है ना, तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे ही जुड़े, ठीक है। वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि टेस्ट वगैरह कैसे दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्त यारों में जरूर शेयर कीजिएगा, जितना भी आपका दोस्त यार भाई बहन फ्रेंड है, ठीक है। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।